तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो इप्पो की एक न्यू एपिसोड। मैं तुम लोगों को बता दूं हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करती है। आजकल हाल ही में कोई लाइक्स वगैरह बढ़ रहे नहीं है, तो जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी अगली वीडियो लंबी होगी, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी अगली वीडियो लंबी होगी। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे इप्पो माकानाउची सेंडो के सर पे एक खतरनाक किस्म का राइट मॉन्स्टर ब्लो मारता है। पर यहाँ तक इस जैसे खतरनाक पंच से भी सेंडो जैसे को कुछ ना होता और इसके तुरंत बाद सेंडो इप्पो पे पंचेस की बारिश कर डालता है। इप्पो का सेंडो काम तमाम करने को ही जा रहा होता है कि इससे पहले पहले बेल बजती है और यहाँ पे एक और राउंड भी खत्म हो जाता है, मगर बदकिस्मती से ये बेल की आवाज सेंडो तक पहुंचती नहीं और वो इसी तरह इप्पो की बजाता चला जा रहा होता है। और यहाँ तक इप्पो टाइम लिमिट से भी ज्यादा मार खाता है, जिस वजह से बेल को दोबारा से बजाया जाता है और फिर कहीं जाके वो बेल की आवाज रेफरी के भी कानों तक पहुंचती है और वो जाके मैच को रुकाता है। अभी सभी लोगों को इप्पो की फिक्र होने लगती है। यहाँ तक रेफरी भी पूछने लगता है कि टाइम लिमिट से ज्यादा मार पड़ी है। रेफरी इप्पो माकानाउची और उसके चीफ कोनोगावा से पूछने लगता है क्या इप्पो अगले राउंड के लिए तैयार है, क्या वो लड़ सकता है। इप्पो चीफ को तो कैसे न कैसे करके राजी कर ही लेता है कि वो इसके लिए काफी कुछ खो के आया है, यहाँ तक अपने हाथ की कीमत भी झुका रहा है, प्लीज उसे आखिर तक लड़ने दो। चीफ यहाँ पे अलाउ कर देता है, मगर अपने मन में ये सोचते हुए कि अगर इप्पो की जान खतरे में होगी मैं टावल को अरीना में फेंक डालूंगा। जबकि उतने में दूसरी और पूरे के पूरे हॉल में सेंडो के नारे गूंज रहे होते हैं। हर कोई रॉकी रॉकी के नारे लगा रहा होता है। सेंडो भी उनकी आवाज को सुन के रिएक्ट कर रहा होता है, स्पेशली उन बच्चों की चीयरिंग को सोच के। वो अपने मन में कहता है इस बार वाकई में मैच को जीतने के बाद मैं तुम लोगों को ये कंसोल लेके जरूर दूंगा। ये सोच रहा होता है और सोचता चला जा रहा होता है कि आखिर में अपनी सोच में ही खो जाता है। किसी को एहसास तक नहीं होता, मालूम तक नहीं पड़ता कि कब और कैसे सेंडो अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गया। इसी के साथ 4 राउंड की अनाउंसमेंट की जाती है। सेंडो को कोच काफी ज्यादा खुश होता है कि इप्पो अब ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, बस तुम्हें उसका काम तमाम करना है। पर यह सुनने के बावजूद भी सेंडो अपनी जगह पे बैठा रहता है। उसका कोच जब जूजू उसकी ओर अपनी नजरें ठहराता है, सबसे पहले तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर बाद में उसे काफी ज्यादा दुख होता है। यहीं पे दोबारा से अनाउंस किया जाता है कि 4th राउंड की शुरुआत हो रही है। उसके कॉर्नरमैन को कहा जाता है कि रिंग से बाहर निकलो और यहाँ तक तो इप्पो लड़ने के लिए खड़ा भी हो जाता है। एक बार फिर से अनाउंस किया जाता है कि उसे लड़ने दो। पूरी ऑडियंस भी कहने लगती है कि रॉकी को खड़े होने दो। उसके कॉर्नरमैन को कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलो। किसी को मालूम नहीं पड़ा होता कि आखिर अभी तक उसका कॉर्नरमैन बाहर क्यों नहीं निकला। वजह से जब रेफरी चल के जाता है सेंडो की तरफ तो तब जाके उससे मालूम पड़ता है और फिर इसके बाद ही कहीं जाके पूरी की पूरी ऑडियंस नोटिस करती है कि क्या चल रहा है। पूरी की पूरी ऑडियंस में अब खामोशी सी छा जाती है, जो कि एक वक्त में सेंडो और रॉकी के नारे लगा रहे थे। वो माकानाउची भी हैरानी से देख रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। रेफरी यहाँ पे सेंडो का जायजा लेने लगता है, उसकी आंखों को चेक करने लगता है, उसके जिस्म को चेक करने लगता है और फिर यहीं पे इमरजेंसी अलार्म देके इस मैच को रुका डालता है। मैं मालूम पड़ता है सेंडो वहीं पे बेहोश हो गया। इप्पो माकानाउची को यहाँ पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसका कोच अब सेंडो को काफी करीबी से देखते हुए अपने मन में कहने लगता है फिर तुम कब से बेहोश थे, कब किसी को मालूम तक नहीं पड़ा। इसके जिम्मेदार तुम्हारे फैंस हैं, है ना? तुम्हारे फैंस तुम्हारे लिए चीयरिंग करते गए और तुम लड़ते गए। तुम बेहोश हो चुके थे मगर तुम्हारा जिस्म ऑटो पायलट पे था। मेरे ख्याल से तुम उसी वक्त बेहोश हो गए थे जब इप्पो ने तुम्हारे सर पे वो खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर ब्लो मारा था। तुमने अपने फैंस को तो वो दे दिया जो वो देखना चाह रहे थे, एक गजब किस्म का मैच। तुम आखिर तक उनके लिए लड़ते गए। क्या गजब के बंदे हो यार तुम। देख पाते हैं सर पे हिट लेने की वजह से सेंडो की बॉडी ने काफी बड़ी सफरिंग की होती है, यहाँ तक जैसे कि वो मौत की हालत में बैठा हो, उसकी आंखें खुली होती है। पूरी की पूरी ऑडियंस को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। यहाँ तक जीतने के बावजूद भी हम इप्पो माकानाउची को भी देखते हैं, उसके चेहरे में थोड़ा सा दुख सा छुपा होता है और हैरानगी भी बसी होती है। यहाँ तक जीतने के बावजूद भी ये इप्पो की पहली विक्ट्री होती है, यहाँ तक जीतने के बावजूद भी जिसमें इप्पो
खुश नहीं होता। कमेंटेटर भी यहाँ पे कमेंट्री करते हुए कहने लगता है ईपो ने इस पूरी सूरत हाल पे काबू पाया, मगर देखो तो सही उसका भी मुंह खुला हुआ है, वो ब्लू कॉर्नर की तरफ घूर रहा है। ईपो के सीने में कुछ दर्द सा होता है और उससे भी कुछ गलत गलत सा लग रहा होता है। ये उसकी पहली जीत होती है जिससे वो जीत का नाम ना दे पाता। हालांकि बेहोशी की भी हालत में हम सैंडो के चेहरे पे वो जुनून, वो जज्बा देख पाते हैं। उसकी आंखें अभी भी ईपो वाले कॉर्नर पे लॉक हुई होती है, जैसे कि वो अभी भी तैयार बैठा है लड़ने के लिए। उसकी प्रेजेंस को महसूस करके ईपो की भी बॉडी ट्रिगर कर रही होती है कि तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, जिस वजह से ईपो अभी भी मान रहा नहीं होता कि ये उसकी विक्ट्री है। ईपो सोच रहा होता है कि शायद से सैंडो उठ जाए। ईपो दुख से इस इंतजार में होता है कि कब सैंडो अपने कदमों पे खड़ा होगा और आके मुझसे लड़ेगा, मगर बदकिस्मती से आज वो वक्त ना आता। यहाँ पे माकानोची के हाथ को उठाया जाता है, ये क्लेम किया जाता है। अब ईपो तो रूकी चैंपियनशिप पहले से था, लेकिन ये मुकाबला था कि कौन दोनों में से ऑल जापान रूकी बनेगा, और वो ईपो को जाता है अब, ना के सैंडो को। ईपो बस घूरता रहता सैंडो को यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा होता है। उसकी ये हालत देख के अब सारी की सारी ऑडियंस रोने लगती है। सारे के सारे कह रहे होते हैं कि क्या ही गजब किस्म का बंदा था, उसने हमारे लिए आखिर तक लड़ा। अब उसे जूझ ले जाया जा रहा है। सारे लोग दुख से और दोबारा से रॉकी और सैंडो के नारे लगाने लगते हैं। ईपो रिंग में बैठ जाता है और वो चीफ से बोलता है कि कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। विक्ट्री के बावजूद भी चीफ ईपो को हौसला देते हुए कहने लगता है चाहे जरूर वो स्ट्रॉन्ग फाइटर था, मगर तुम्हारी हिम्मत और जुनून और जज्बे के आगे यहाँ तक वो भी नहीं रुक सका। कि हम सबको मालूम है कि ज्यादा मार आखिर तक तुमने खाई थी, मगर फिर भी तुम्हारे कदम तुम्हारा साथ देते गए। ईपो को यहाँ से ले जाया जा रहा होता है। ईपो पीछे मुड़ के एमी ब्लू कॉलर की तरफ देखता है कि उसे अचानक से वहाँ पे सैंडो की प्रेजेंस महसूस होती है। वो अचानक से चौंक जाता और वो जब दोबारा देखता है अपने होशो आवाज से तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। ईपो कहने लगता है मैं चाह के भी इस फीलिंग को जुटला नहीं सकता, जैसे कि वो मुझे अभी भी पीछे से घूर रहा है। कहानी सैंडो पे जाती है, उसे जूझू होश आती है। वो अपने कोच से पूछने लगता है बताओ मैं कैसे हार गया। उसे मालूम तो होता है कि वो हार गया, लेकिन उसे ये याद नहीं होता कि ईपो ने कैसे उसे हराया। वो जानना चाह रहा होता है। इसी बीच में उसके पास नानीवा के बच्चे आते हैं जो कि उसे काफी उम्मीद से यहाँ पे चेयरिंग करने आए थे। उनको देख के सैंडो अपना वॉलेट निकाल के अपने बचे कुछ पैसे उन्हें देने लगता है और वो कहता है फिलहाल तुम लोग इतने की कंसोल ले लो, मैं फिर आगे और कमा के तुम लोगों को दे दूंगा। ये पैसे लेके उनमें से एक कहने लगता है ठीक है, पर याद रखो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमें 5 कंसोल्स लेके दोगे, ये एक का पैसा हुआ है। और वो कहने लगता है कि अगली 4 तुम हमें तब लेके दोगे जब तुम चैंपियन बन जाओगे, हम तुम्हारे लिए चेयरिंग करेंगे। ये सब कहते हुए वो बच्चे भी अपने आंसू रोते हुए कहने लगते हैं चाहे अगली बार तुम कंसोल लेके दो या ना दो, मगर प्लीज चैंपियन जरूर बन जाना तुम। और रोते हुए कहते हैं हम तुम्हारा इंतजार करेंगे कि तुम कब चैंपियन बनोगे और हमें कंसोल लेके दोगे। यहाँ तक वो बच्चे उससे अभी भी रॉकी कह रहे होते हैं, एक ऐसा फाइटर जो कि कभी हारता नहीं है। सैंडो को यकीन नहीं आ रहा होता कि मैं तो एक बार हार चुका हूँ, एक बार टूट चुका हूँ, तो कैसे तुम लोग मुझे रॉकी बुला सकते हो। कोच उसे बताता है रॉकी वो है जो आखिर तक लड़ेगा और तुमने आखिर तक लड़ा। ये सुन के सैंडो के चेहरे पे हम एक मुस्कुराहट सी देखते हैं। दूसरी और हम काफी न्यूज कवरिंग वालों को देखते हैं जो कि ईपो का इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं। उन सारे इंटरव्यूज वालों को दरिंदा कह के यहाँ से भगा देता है। इंटरव्यूज वाले जो जाने ही लगते हैं। ईपो उससे पूछने लगता है कि सैंडो कैसा है। उसे बताता है कि सैंडो को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी जो कि करने को जा रही थे, क्योंकि वो अभी पूरे तरीके से उठ चुका है। और उसने एक कॉमेंट भी दिया है कि आज मैं हार गया, लेकिन हाँ सिर्फ आज। ये कॉमेंट उसके मुंह से सुनने की देर होती है कि ईपो को तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून मिलता है कि सैंडो ठीक है। और उस जैसे इनक्रेडिबल फाइटर ने अपने मुंह से अपनी हार को कबूल किया। ईपो को यकीन आता है कि मैंने वाकई में उसे हरा दिया। कहानी कुछ लम्हे के बाद जाती है जहाँ पे ये सारे के सारे लोग ईपो की ऑल जापान टाइटल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और अब ईपो का अगला गोल है कि वो पूरे के पूरे जापान का चैंपियन बने। ये सुन के ताकामुरा कहने लगता है चलो अच्छा हुआ मैं दोबारा से क्लब जा पाऊंगा ईपो की विक्ट्री के नाते, और सारी लड़कियों को अपने आसपास जमा कर पाऊंगा। सब कुछ मस्त चल रहा है। यामागुची डॉक्टर यामागुची चीफ को बार बार बोतलें पिला रही होती है। इसी बीच में ताकामुरा की नजर बुड्ढे की पैंट की जिप पे पड़ती है जो कि खुली होती है। और यहाँ पे ताकामुरा उस पे इल्जाम लगाने लगता है। इस वजह से चीफ और ताकामुरा की लड़ाई हो जाती है। हालांकि ताकामुरा समझ रहा होता है कि चीफ तो बुड्ढा है। यही सोच के ताकामुरा बुड्ढे पे टूट पड़ता है कि मैं उसे आसानी से हरा डालूंगा। इसी बीच में ताकामुरा के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का काउंटर पंच पड़ता है। चीफ उसे बताता है कि चाहे जरूर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन एक वक्त में मेरे पास भी बहुत गजब किस्म के टाइटल्स थे। इसी में ईपो अपनी मदर
मदर को बताता है कि वो ऑल जापान रूकी चैंपियनशिप का टाइटल जीत चुका है और उसे काफी हाईएस्ट प्राइज भी मिले हैं। ईपो की मदर आखिर में फोन रखने के बाद उसे कांग्रेचुलेशन कहती है। ये सुन के ईपो सोचने लगता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऑल जापान के रैंक 10 पे पहुंच चुका है। बस कुछ और रैंक्स को क्लाइंब करना है, यहाँ तक वो चैंपियन भी बन सकता है। वो रास्ता ज्यादा दूर नहीं अब। अब थोड़ी देर में ताकामुरा और उसके गैंग ईपो को हाथ में उठा के यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि चीफ को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ा होता है ताकामुरा पे, क्योंकि किमुरा आखिर में बताता है कि शायद से पुलिस भी अब आने वाली है। ताकामुरा ने चीफ को मुक्का मार के सुला डाला है। ताकामुरा कहने लगता है, शुरू में तो मैं इस बुड्ढे को ईपो से भी काफी गुना ज्यादा हल्के में ले रहा था, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग निकला। किमुरा उसे कोसने लगता है, गधे तू चैंपियन है और तेरे पंचेस में इतनी पावर है कि शायद से चीफ कहीं मर ही ना जाए। ताकामुरा फिर से कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे अपोनेंट भी इतने ज्यादा बुजदिल होते हैं क्योंकि पंचेस में दम नहीं होता। जबकि चीफ ने मुझे पंच मारा था, मुझ में थोड़ा जनून जाग गया। ताकामुरा कहता है, फिलहाल बेहतर छुपने की जगह क्लब ही होगी, यहाँ पे हम लड़कियों को खाना वाना पिलाएंगे और वो हमें कवर अप भी कर लेगी। जो सुनते सारी आओकी और किमुरा फौरन से तैयार हो जाते हैं। ईपो कहने लगता है, मैं अभी भी वर्जन हूँ, मैं नहीं जाना चाहता वहां पे। बाय द वे, ये जो तुम लोगों को फेदरवेट चैंपियन दादी का इंट्रोडक्शन दिया गया है, इस कैरेक्टर को याद रखना, ये सीरीज का मेरा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। और जब तुम लोग इसकी मुकम्मल स्टोरी को जानोगे, इसके पास्ट को जानोगे, इसकी बैक स्टोरी को समझोगे, ये भी तुम लोगों का मेरी तरह फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा। और जहां तक बेस्ट कैरेक्टर की ही बात हो रही है, सो नथिंग बीट्स द ग्रेट ताकामुरा। सबसे फेवरेट कैरेक्टर इस सीरीज का मेरे लिए ताकामुरा ही रहेगा। तो मुझे आखिर तुम लोग भी जरूर बताना कि तुम लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। खैर यार, बैक टू द टॉपिक। इसी में हम देख पाते हैं ईपो के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। सब लोग नॉर्मल तरीके से स्टेज पे आके अपने अपने सर्टिफिकेट को ले जा रहे होते हैं। अगर जब एंट्री होती है ईपो माकानाउची को, सारे लोग उसके लिए तालियों से स्वागत करते हैं। जाहिर सी बात है, ईपो माकानाउची ऑल जापान रुकी का टाइटल ले चुका है। उसकी फैन बेस अब सेंडो से भी कई गुना ज्यादा है। यहाँ तक जब सारे लोग जाने लगते हैं, वो काफी सारे लोग ईपो के साथ सेल्फीज लेने लगते हैं। पर जिस तरीके से लोग इसके आसपास जमा हो रहे होते हैं, उमेजावा सबको लाइन बनाने के लिए कहता है और इसके बाद एक एक दो करके सारे के सारे लोग ईपो के साथ सेल्फीज लेने लगते हैं। ईपो को वाकई में यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिब्रिटी की तरह की थोड़ी बहुत वाइब आ रही होती है। सारे स्कूल के गुंडा लोग, बदमाश लोग ईपो की दिलों की गहराइयों से इज्जत करते होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उमेजावा लोग जब उसके साथ अब घर लौट के जा रहे होते हैं, उमेजावा ह्यूज दिल से ईपो के लिए रिस्पेक्ट करता होता है और उसे अब अपना हीरो पुकारता होता है। मगर उमेजावा अपने मन में सोचने लगता है, यकीन नहीं आता जब ईपो रिंग से बाहर होता है, ये इतना मासूम लगता है और जिस तरह से ईपो की अभी हालत है, मैं भी यहाँ तक इसे हरा सकता हूँ। उमेजावा को यहाँ पे अपने ऊपर अफसोस और अपने से घिन आने लगती है कि वो लोग उसी सेम ब्रिज के रास्ते से गुजरने लगते हैं जहाँ पे वो ईपो को हर बारी पे बुली करते थे। अगर किसी से भूल गया तो मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं कब से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, ये वही बुलीज है जो ईपो को एपिसोड 1 में बुली कर रहे थे। और अब देखो तो सही, ये लोग ईपो के चमचे जैसे हैं। मगर यहाँ पे उमेजावा को अपने से घिन आने लगती है कि कैसे वो ईपो अपने बेस्ट फ्रेंड को एक वक्त में बुली करता था। उमेजावा उससे माफी मांगना तो चाहता होता है, लेकिन वो पिछले सेंसिटिव टॉपिक्स को छेड़ना भी नहीं चाहता होता। अब ये लोग अपने अपने रास्ते पे जाने लगते हैं, शायद से दोबारा कभी मिले भी नहीं, क्योंकि उमेजावा को आगे जॉब्स वगैरह की तलाश में जाना है। उमेजावा को इस बार भी दुख होता है कि यार प्लीज आखिरी बार तो माफी मांग ले। अगर उमेजावा ये मन में जरूर ठान बैठता है कि वो ईपो का मैच देखने आया करेगा और शायद से आगे मुलाकात भी हो जाए। बाय द वे, उमेजावा के जो बाकी 2 चमचे हैं जो उसके साथ हमेशा होते हैं, उन्हें तुम लोग आगे कम ही देखने को जा रहे हो, क्योंकि ये जिंदगी का हिस्सा है। जब लोगों के जॉब्स आती है, टेंशन आती है, लोग अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं और तुम्हें जल्दी भूल जाते हैं। यकीन करो, मेरे बच्चे कुछ 2-4 दोस्त ही होंगे और वो भी अब भूल चुके हैं। इसी बात की उमेजावा को भी टेंशन होती है। उसे यहाँ पे दुख भी होता है कि वो ईपो को काफी बुली करता था और वो आखिर में माफी भी मांगना चाहता होता है। उसे इतनी परेशानी से अपने रास्ते पे जाता देख के ईपो पूछने लगता है, उमेजावा क्या कुछ हुआ है, तुम कुछ कहना चाहते हो? उमेजावा के मन में बहुत सा होता है कि शायद से ये आखिरी मुलाकात हो तो जरूर माफी तो मांगनी पड़ेगी। उमेजावा दिल पे पत्थर रखते हुए काफी मुश्किलों से सेंसिटिव टॉपिक्स को छेड़ने को जा रहा होता है। ईपो से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा। अगर इसके बावजूद भी उमेजावा यहाँ पे ना कह पाता, उसमें हिम्मत ना होती कि वो ईपो को बता पाता कि उसने उसके साथ कितना कुछ किया है। ईपो उससे परेशान देख के कहने लगता है, अगर तुम सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कांटेक्ट जरूर करूंगा और अपने अगले मैच के बारे में भी बताऊंगा। उमेजावा खुद को कोस रहा होता है कि साले अभी तो बग देना। वो दिल पे पत्थर रखने के बावजूद भी ये ना कह पाता और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा अगला मैच देखने जरूर आऊंगा।
ये मेरा तुमसे वादा है ईपो। वो कहता है ये हर हालत में हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। मिज़ावा काफी ज्यादा इमोशनल होके और एक मुस्कुराहट वाले चेहरे से कहने लगता है तुम मेरे हीरो। वो ईपो से कहता है प्लीज आखिर तक लड़ते रहो मेरी भी खातिर। ये कहते हुए उमेजावा अपने रास्ते पे भाग निकलता है। पीछे से ईपो भी देखता रह जाता और वो ये जरूर नोटिस करता है कि आज उमेजावा थोड़ा सा इमोशनल था। ईपो को भी अब बुरा लगने लगता है। ईपो अपने रास्ते में आगे निकल पड़ता है। काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है, बर्फ मजीद गिरती जा रही होती है और ज्यादा से ज्यादा। ईपो इसी बीच में अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि मियाटा को पाता है। मियाटा बिना लफ्ज के बगैर ईपो के पास से गुजरने लगता है कि देखते देखते आखिरकार मियाटा रुक ही जाता है और वो ईपो से बोलता है। मियाटा उसे बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था और वहीं से होके आ रहा हूँ। ईपो हैरानगी से पूछता मेरे घर आखिर क्यों? मियाटा यहाँ पे ईपो को कहता है ईपो मैं कुछ दिनों के लिए या फिर काफी वक्त के लिए जापान से जा रहा हूँ। और वो उसे बताता है कि वो अपनी बॉक्सिंग की दुनिया कोरिया और थाईलैंड में अब शुरू करेगा। और याद रखो थाईलैंड के बॉक्सर ज्यादातर जापान के बॉक्सर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ईपो उसकी दाद देते हुए उससे पूछता है तो बताओ आखिर कब तक तुम वापस आओगे? इसी बीच में ईपो मियाटा के मुंह पे एक सीरियस लुक पाता है। ये देख के ईपो समझ जाता है कि शायद से वो इतनी जल्दी मियाटा को तो नहीं देखने वाला, सालों बाद देखेगा। और मियाटा एक खतरनाक मुस्कुराहट से कहने लगता है ऑल जापान रूकी चैंपियन का टाइटल इस वक्त तुम्हारे पास है ईपो। ये दुनिया वाकई में काफी ज्यादा दुख बड़ी है। एक लम्हे पहले मैं तुम्हारे आगे चल रहा था और दूसरे ही लम्हे पहले मैं तुमसे कहीं 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 दूर पीछे खड़ा हूँ। और एक सीरियसनेस के साथ मियाटा आगे बढ़ के यहाँ से जाने लगता है। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि मियाटा जीत रहा था माशिबा से, माशिबा ने चीटिंग करके उसका टाइटल उससे छीन लिया। पर मियाटा इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके लिए तो यही कहना होता है कि माशिबा जीत गया, चाहे वो जिस तरह मर्जी जीता है। खैर यार उसे यू सीरियसनेस से यहाँ से जाता देख के ईपो माकानाउची समझ जाता है। मियाटा भी जाते जाते कहने लगता है जब मैं वापस लौट के आऊंगा मैं तुम्हारी बराबरी का दोबारा से आऊंगा ईपो। और एक बार उसे महसूस करके ईपो को वो पुराने दिन याद आने लगते हैं कि कैसे दोनों मरते जा रहे थे शुरू में एक दूसरे से लड़ने के लिए। ईपो अपने जुनून और जज्बे से उभर रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं तो आराम का सोच रहा था लेकिन देखो तो सही मेरे अपोनेंट मुझसे आगे निकल लिया। और ईपो अपने मन में कहता है मेरी पूरी जिंदगी मेरे लिए मेरी बॉक्सिंग है और कुछ नहीं। यूं ही कहानी मजीद 2 महीने के बाद पे जाती है। और जो ही ईपो सुबह सवेरे अपने जिम में कदम रखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिम में काफी बहुत सारी भीड़ जमा हुई होती है। वो सारे के सारे ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो लोग आओकी, किमुरा, ईपो और स्पेशली ताकामुरा की वजह से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए होते हैं और ये जिम ज्वाइन करना चाहते होते हैं। और ये जिम फिलहाल पूरे के पूरे टोक्यो का वन ऑफ द पॉपुलर जिम में आने लगता है। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।